हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अगेन डॉक्टर सीमा शाही आप सबके पास। तो बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं ना, कोरोना पर ही इतना कुछ चल रहा है, इट्स नेवर एंडिंग, खत्म ही नहीं होने को हो रहा। तो आज मैंने सोचा कि लेट्स टॉक समथिंग अबाउट हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट, यानी कि सीटी चेस्ट क्या होता है, क्या फाइंडिंग्स होती है, क्या रोल है उसका डायग्नोसिस में कोविड के लिए, कितना जरूरी है कराना, कितना हैजार्डस है उसको करना, और सब कुछ मतलब जितना भी पॉसिबल है, समथिंग अबाउट HRCT चेस्ट इन दिस कोविड। तो फ्रेंड्स, आप सबने सुना होगा, कई बार बोलते हैं कि सीटी चेस्ट करा लेना चाहिए था, सीटी चेस्ट नहीं कराया इसलिए ट्रीटमेंट में देरी हो गई, है ना। देखो, मैंने अपने पहले वीडियो में जिसमें मैंने अपनी कोरोना की जर्नी बताई थी, उसमें मैंने आप सबको कहा था कि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जितना जल्दी से जल्दी करेंगे उतना सबके लिए अच्छा है। बिकॉज अगर आप लेट हो जाते हैं तो मैंने कहा था चीजें हाथों से निकल जाती हैं। भले ही थोड़ा सा कोविड में ओवर ट्रीटमेंट करना पड़ जाए, स्पेशली उन लोगों का जो ओल्ड एज में है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं साथ में, अगर ऐसे लोगों का थोड़ा सा अगर आप ओवर ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हर्ज है, क्योंकि जान बचानी हमारा सबसे दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू डू। तो अगर आप थोड़ा ओवरली भी ट्रीट कर लेंगे तो दैट्स परफेक्टली फाइन। तो अब ये देखा जाता है, जैसे कई लोग रैपिड एंटीजन कराते हैं, तो रैपिड एंटीजन है जो इट इज स्पेसिफिक बट इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टेस्ट फॉर COVID-19, whereas RT-PCR as compared to rapid antigen is much more sensitive test for COVID-19। और कई बार देखा गया कि RT-PCR नेगेटिव भी होता है और लोग बड़े खुश हैं, बल्ले बल्ले हमारा तो कोविड नेगेटिव है सो वी नीड नॉट वरी। नहीं, यहाँ पर आप सब लोग गलत हो। RT-PCR नेगेटिव हो जाने से आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, कई दफा ये फॉल्स नेगेटिव भी है। इसकी आई एग्री, मैं मानती हूँ कि RT-PCR इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ COVID-19, बट फिर भी ये टेस्ट जो है इससे ऊपर फिर HRCT चेस्ट हो जाता है, क्योंकि दैट इज मच मोर सेंसिटिव। यस, स्पेसिफिसिटी RT-PCR की ज्यादा है, वेयर स्पेसिफिसिटी CT की उतनी नहीं है जितनी, लेकिन सेंसिटिविटी CT की ज्यादा है। CT ज्यादा पकड़ेगा कि किसको COVID-19 है, जो आपके हाथ से RT-PCR से भी छूट जाता है। जैसे सपोजिंग कोई एक पेशेंट है, उसकी फैमिली में सबको हो रखा है, उसको सिम्टम्स हैं, RT-PCR कराते हो नेगेटिव, RT-PCR फिर कराते हो नेगेटिव, ब्रेथलेसनेस हो रही है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कभी नहीं मेंटेन हो रही है, तो ऐसे जो मरीज है ना, दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स टू गेट एन HRCT चेस्ट डन, क्योंकि HRCT फिर जो CT में चेंजेस होंगी ना, वो आपको ठीक से बता देगा कि इसको कोविड निमोनिया आया है कि नहीं है। अगर कोविड निमोनिया आया है, देखिए, अगर निमोनिया आया है जिसमें कि आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेंगी, कंसोलिडेशन मिलेगी, वैस्कुलर थिकनिंग मिलेगी, है ना, तो ये सब चीजें अगर आपको मिल रही हैं, फिर एक CT स्कोर होता है, एक कोरैड स्कोर होता है। मैं CT स्कोर के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, पर मैं रेडियोलॉजी में इतना नहीं जा रही, जितना कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितना इफेक्टिव है HRCT चेस्ट और किन किन लोगों को कराना चाहिए। देखिए, सपोजिंग अब पहली चीज तो ये हो गई कि जिसके घर में है या उसका कांटेक्ट हुआ है, उसको सिम्टम्स है लेकिन RT-PCR नेगेटिव आ रही है, तो ऐसा कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके लिए HRCT चेस्ट होना चाहिए। दूसरा वो व्यक्ति है, देखिए, हमने हमेशा आपको बोला है
कि हर बार आप अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट करें, यानी कि 6 मिनट तक आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक जितना कर सकते हैं उतना चलें, और उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद गिरती है या आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है ना, आपकी पल्स बहुत हाई हो रही है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है, तो ये मान के चलिए कि आपको निमोनिया हो सकता है। देखिए ये देखा गया है कि देखिए हर किसी के पास एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट एन HRCT चेस्ट डन, तो फिर देखिए जो लोग नहीं चेस्ट CT करा सकते हैं उनके लिए पल्स ऑक्सीमेट्री से अगर वो लोग ये देख लेते हैं तो इट इज अ वेरी गुड फाइंडिंग। इस तरीके से उनको पता चल सकता है। देखिए एक ये भी है, जैसे मैंने कहा कि कोविड के टाइम पे ज्यादा ट्रीटमेंट थोड़ा सा कर लो लेकिन अंडर ट्रीटमेंट मत करो। थोड़ा सा एक्शन जो लेना है ना, एक्शन प्लान थोड़ा जल्दी लेना है, हमको लेट नहीं करना, चीजों को देरी नहीं करनी। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि देरी करने से क्या होगा कि लंग्स में निमोनिया तो डेवलप होगा, फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, और फाइब्रोसिस का मतलब है कि लंग्स में स्कारिंग हो गई, जैसे कोई चोट लगती है उसकी स्कारिंग हो जाती है, इस तरीके से लंग्स में स्कारिंग हो जाती है। तो जब स्कारिंग हो जाती है तो फिर ऑक्सीजनेशन आपकी रिड्यूस हो जाती है, लंग्स आपकी पूरे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देने में सक्षम नहीं रह पाता, तो ऑब्वियसली आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, इन सब में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप सब समझ सकते हैं अगर इनमें ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाएगी तो फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी वेरी 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 बैड। हार्ट अटैक आ सकते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके की परेशानियां हो सकती हैं अगर आपको ऑक्सीजन आपकी बॉडी को ठीक से पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो हमको उस सिचुएशन तक जहां पल्मोनरी फाइब्रोसिस डेवलप हो, ऐसी सिचुएशन तक हमको जाना नहीं है। हमको नहीं जाने देना अपने मरीज को पल्मोनरी फाइब्रोसिस तक। हमको उससे पहले पेशेंट को पकड़ लेना है, डायग्नोज कर लेना है, ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। जिस इंसान की पल्स ऑक्सीमेट्री से पता चल रहा है कि 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से भी नीचे जा रही है, यानी कि 95 एक बॉर्डर लाइन है, उससे भी नीचे जा रही है, उसकी पल्स रेट बढ़ रहा है, उसको ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, अगर वो व्यक्ति नहीं भी करा पाता CT चेस्ट, उस पेशेंट को या तो एडमिट करो या फिर उसको इमीडिएटली स्टेरॉइड और ब्लड थिनर्स स्टार्ट करने ही पड़ेंगे आपको उसकी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तीसरी बात है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ब्रेथलेसनेस हो रही है पर ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी नॉर्मल चल रही है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहो, मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 97 चल रही है, लेकिन मुझे सांस फूल रही है, सांस भी फूल रही है, 6 7 8 दिन तक बुखार भी रह रहा है, और बुखार थोड़ा सा हाई रह रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि कोविड का जो फीवर है वो 99 100 से ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहता, और जिनको माइल्ड है, जैसे पहले बताया गया है 80% जो कोविड है वो माइल्ड ही है, सिर्फ 5% वो लोग हैं जो क्रिटिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो 80% माइल्ड है, और माइल्ड कोविड के जो लोग हैं उनमें 99 100 फीवर, बॉडी एक्स, थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस, ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी हद तक मेंटेन, और 2-3 दिन के अंदर वो उनका फीवर चला जाता है। तो अगर 2-3 दिन के अंदर जाने के बाद दोबारा फीवर आ रहा है 2-3 दिन बाद, या फिर फीवर 2-3 दिन के बाद और ज्यादा बढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, तो फिर ये फिर से एक रेड फ्लैग साइन है, आपको निमोनिया हो सकता है। देखिए निमोनिया शुरू में तो ये कह रहे थे, सी वी ऑल डॉक्टर्स आर आल्सो लर्निंग विद द पेशेंट्स व्हाइल ट्रीटिंग, वी आर लर्निंग, बिकॉज ये बीमारी पैंडेमिक ही नया है, हमें भी इसके बारे में धीरे धीरे ही हम भी सीख रहे हैं। तो अब ये है कि पहले तो कहते थे कि HRCT चेस्ट कुछ दिनों मतलब 6-7 दिन तक भी करवा लेते, लेकिन आजकल अब ये शुरू हो गया है कि देखिए 2nd 3rd डे पे निमोनिया स्टार्ट तो हो जाता है, और 4th 5th डे तक निमोनिया बिगड़ भी सकता है।
तो अगर आप जितनी जल्दी HRCT चेस्ट कराते हैं, लेकिन फिर एक सवाल आ जाता है कि आप हर इंसान का तो HRCT चेस्ट नहीं करा सकते, एंड इट इज नॉट रिकमेंडेबल ऑल्सो। सी देयर आर रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स तो है ना, तो फिर आप हर किसी को तो नहीं कह सकते कि HRCT चेस्ट कराएं, तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं तो पल्स ऑक्सीमीटर पर रिलाय करना है या चेस्ट एक्सरे पर रिलाय करना है ना। तो इस तरीके से हाँ, अगर आपकी फैमिली में या आपके क्लोज वंस में या आपके कॉन्टैक्ट वाले लोगों को उनको थोड़ी सी परेशानी ज्यादा आई है, तो आपका दिमाग चलता है कि यार मैं भी HRCT चेस्ट करा के देख लूं, कहीं मेरे को भी प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। या फिर अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है, आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, आपको कुछ हार्ट की बीमारी है, तो आपको HRCT चेस्ट करा लेना चाहिए। या फिर ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन हैं, उनका HRCT चेस्ट करा लें। या फिर जैसे आप अपने 5th डे तक अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं 4th 5th डे पे, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर स्पेशली अगर आपका CRP और रेज जाता है, D डाइमर रेज जाता है, देन नो लुकिंग बैक, यू बेटर गो एंड गेट योर HRCT चेस्ट डन। तो ये कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिस टाइम पे आपको HRCT चेस्ट कराना चाहिए। इट इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू RT-PCR, है ना। अगर आप डायग्नोसिस पर आ नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि इस व्यक्ति को क्या है, तो HRCT चेस्ट ऑब्वियसली आपको डायग्नोस तो करा देगा। आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेंगी, आपको कंसोलिडेशन मिलेगी, वैस्कुलर थिकनिंग मिलेगी, इंटरलोबर सेप्टल थिकनिंग होगी। देखिए, जब जो लंग्स है वो आपके 5 भाग हो जाएंगे, 3 आपके राइट लंग के लोब्स और 2 आपके लेफ्ट लंग के। तो इन पांचों में कितने चेंजेस हैं HRCT चेस्ट में, उसको हम फिर ग्रेड करते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 25 ग्रेड तक हो जाता है, पॉइंट्स देते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर लोब, है ना। तो अगर आपका 10 से नीचे है तो आप माइल्ड में आए, अगर आप 10 और 10 से ऊपर टिल 14 है तो आप मॉडरेट हैं, अगर आप 14 से ऊपर हैं तो आप सिवियर हैं। देखिए, अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो निमोनिया बिगड़ के ARDS भी हो सकता है, यानी कि अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर इस सिचुएशन पे आप आ जाते हो, देन यू माइट नीड वेंटिलेशन एंड दिस कैन प्रूव फेटल, है ना। इस ऐसी सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। इतनी सिचुएशन को बढ़ाओ नहीं, फाइब्रोसिस तक भी मत आओ, आप अपने आप को ऐसी बीमारी लगा लोगे, लाइफ लॉन्ग इन चीजों का असर रहने वाला है। ये नहीं है कि ये 1-2 साल में फिर खत्म हो जाएगी। अगर आपके लंग फाइब्रोस्ड हो गए हैं तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम थ्रू आउट योर लाइफ। तो हमें उतनी सिचुएशन तक नहीं आने देना, तो इसलिए HRCT चेस्ट करवा लेना चाहिए। जहां थोड़ा सा भी डाउट मिले या लगे तो करवा लेना चाहिए। ब्रेथलेसनेस हो रही है, फीवर नहीं जा रहा है, ओल्ड एज है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है, तो फिर पीछे मत सोचो, HRCT चेस्ट करवा लो। अगर आपका HRCT चेस्ट में फाइंडिंग्स ज्यादा आती है तो या तो आपको ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, आपको पेरेंटली स्टेरॉइड्स चलेंगे, ऑक्सीजन चलेगी, एंटीफाइब्रोटिक्स भी आजकल दिए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें देनी पड़ेंगी, ब्लड थिनर्स देने पड़ेंगे, एंटीकोएगुलेंट्स ये देने ही पड़ेंगे। तो फिर आप अपना पूरा ध्यान रखें और जहां जरूरत हो वहां ये सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें। Thank you so much, friends. Thanks a lot.